हेलो दोस्तों। आप सब लोगों को पता होगा हमारा जितने भी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, सब लोगों को उनका सैलरी का कुछ हिस्सा इनकम टैक्स के हिसाब से देना पड़ता है। और जब एक फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है और सबका फॉर्म 16 आ जाता है तो सबको आईटीआर रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो आज इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप बिना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किए खुद कैसे आपका आईटीआर रिटर्न भर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारा चैनल एसएनओ यानी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपका बचा सकते हैं और ये अमाउंट बचाने के लिए क्या क्या एग्जम्पशंस एंड क्या क्या डिडक्शंस आप दिखा सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम। तो दोस्तों, मान लीजिए अभी हमारा कोई नया नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन किया है और वो जो ज्वाइन किया है उनका बेसिक पे जो है 44,900। तो 44,900 बेसिक पे हमारा कोई साथी नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन किए हैं। तो 44,900 को अगर बेसिक पे मान के चले तो उनका पूरा साल का यानी ग्रॉस टोटल इनकम सब अलाउंस को मिलाकर ये होता है कुल मिलाकर 9,22,296। आज हम जानेंगे क्या क्या एग्जेम्पशंस आता है। तो दोस्तों, इधर देखिए, पहला आता है सेक्शन 10(14). इसमें आता है क्या, एग्जेम्पशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र, ऑर्डिनरी डेली चार्जेस ऑन अकाउंट्स ऑफ absent फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी और मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। दोस्तों, इसी पे आप क्या दिखा सकते हैं, जैसे हम सब लोगों को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, करीब 1800 रुपया हर महीना मिलता है। तो 1800 इंटू 12 तो 21,600। तो पूरा साल का हमको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है जो 21,600 मिलता है। लेकिन आप उससे कितना अमाउंट खर्चा किए हैं रियली आपका यूनिफॉर्म को तैयार मतलब उसको तैयारी करने में या फिर उसको मेंटेनेंस करने में आप एक्चुअली कितना खर्चा किए हैं, जितना अमाउंट आप खर्चा किए हैं उसको आप दिखा सकते हैं सेक्शन 10(14) में ऑन मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। मैं इधर पुट किया हूँ उसको 20,000। तो 20,000 रुपया आप एग्जाम्शंस पे दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 10(14) फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर यूनिफॉर्म। तो इधर देखिए 9,22,000 हमारा था, इसमें से 20,000 आपका एग्जाम्शंस हो गया, तो बाकी बचा अमाउंट जो है 9,02,296 हो गया। नेक्स्ट आता है आपका क्या, अंडर सेक्शन 10(14) III क्या आता है, एग्जाम्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। अगर किसी का अगर नर्सिंग ऑफिसर्स का बच्चा होगा और आप बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम किए होंगे, कुछ अमाउंट्स आप उसको मिला होगा, तो आप इधर भी उसको क्लेम कर सकते हैं। इधर मैंने उसको खाली रखा है, मान लीजिए उनका कोई बच्चा नहीं है। देन नेक्स्ट आता है आपका अंडर सेक्शन 10(13)A एग्जेम्पशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। ये तो आप सब लोगों को पता होगा, जो भी नर्सिंग ऑफिसर्स हाउस रेंट रेंट लेके बाहर रहते हैं उन सब लोगों को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। और जो नर्सिंग ऑफिसर क्वार्टर में रहते हैं उनको एचआरए नहीं मिलता है। जो लोग क्वार्टर में रहते हैं तो उनका एचआरए ये तो जीरो आएगा, तो ये आपको एग्जेम्पशंस भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग हाउस रेंट लेके बाहर में रहते हैं उनको एचआरए मिलता है और वो लोग एचआरए का एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। तो इधर देखिए, मैं इधर लिखा हूँ कैसे आप कितने अमाउंट आपका एक्चुअली एलिजिबल होगा एचआरए का एग्जेम्पशंस के लिए। तो देखिए, मान लीजिए मैंने अभी अभी अकाउंट्स में लिया है एक नया नर्सिंग ऑफिसर्स को जो ज्वाइन किए हैं अभी, और उनका बेसिक पे जो है वो 44,900 है। तो उस हिसाब से मान लीजिए अभी का जो वो कोई वाई कैटेगरी का सिटी में रहते हैं और वाई कैटेगरी मान लीजिए वो भुवनेश्वर में ही रहते हैं, भुवनेश्वर एम्स में ही रहते हैं। तो उस हिसाब से उनका डीए जो मिलता है वो अभी जो डीए बढ़कर हुआ है 28%, उस हिसाब से करीब 12,572। एंड उसका जो एचआरए उनको मिल रहा है 44,900 और उसका ऊपर अभी एचआरए वाई सिटी में 16 था,
तो अभी DA रिवाइज होने के बाद वो 18% हो गया। तो मान लीजिए 44,900 उनका 18%, जो ये करीब हो गया आपका 96,984। तो एक्चुअली HRA उनको मिल रहा है अभी 96,984। ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? 40% ऑफ HRA for non-metro and 50% of HRA for metro city actually get on the amount he or she is actually getting. So actually HRA उनको मिल रहा है कितना? 96,984। तो मान लीजिए भुवनेश्वर में रहते हैं, तो भुवनेश्वर एक नॉन मेट्रो है, तो उस हिसाब से उनका एक्चुअली HRA का 40% एलिजिबल होगा HRA एग्जाम्शंस के लिए। तो ये 96,984 का 40% हो रहा है 38,794। ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 2। एंड तीसरा क्या है? एक्चुअल हाउस रेंट पेड। मान लीजिए वो जो जिस मकान में रहते हैं वो मकान मालिक को हर महीना 8,000 रुपये देते हैं। तो ये 8,000 पूरा 12 महीने का हो गया उनका 96,000। तो 96,000 उन्होंने एक्चुअली हाउस रेंट पे किया है। तो उसमें से माइनस होगा क्या? उनका बेसिक प्लस DA का 10% और पूरा 12 महीने का। तो क्या होगा इधर? तो इधर पूरा उन्होंने पे किया था 96,000 माइनस उनका बेसिक और DA का 10%। मान लीजिए उनका बेसिक 44,900 और अभी का 28% का DA उनका हो रहा है 12,572। तो ये टोटल अमाउंट होता है उनका 57,472। इसका 10% जो होता है ये हो रहा है 5,747। तो ये पूरा 12 महीने का होता है 68,964। तो उन्होंने एक्चुअली रेंट पे किया है 96,000 और उसमें से उनका माइनस होगा 68,964। जो ये माइनस होने के बाद जो आता है अमाउंट वो है 27,036। तो अभी देखिए दोस्तों, पहला अमाउंट था ये उन्होंने एक्चुअली HRA कितना ड्रॉ किया है, तो ये है 96,984। दूसरा उनका एक्चुअल HRA जितना ड्रॉ किया है उनका 40%, ये हो रहा है 38,794। और तीसरा उन्होंने एक्चुअली कितना रेंट पे किया है माइनस उनका बेसिक प्लस DA का 10% और उसका 12 महीने का जितना अमाउंट, तो ये हो रहा है 27,036। तो ये तीनों से जितने जो अमाउंट सबसे लिस्ट होगा, तो आप देख लीजिए ये तीनों अमाउंट से ये अमाउंट जो है ना 27,036 ये सबसे लिस्ट है। तो इतना अमाउंट एलिजिबल होगा उनका HRA एग्जाम्शंस के लिए। तो इधर देखिए ये उनका हुआ था यूनिफॉर्म अलाउंस डिडक्शन होने के बाद 9,02,296। अभी मैंने उसमें से HRA माइनस कर दिया 27,036। तो अभी उनका जो जितना अमाउंट बचा वो है 8,75,260। तो अभी इतना अमाउंट उनका बचा है। अभी आगे देखते हैं और कितने अमाउंट वो एग्जाम्शंस क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका देखिए इधर अंडर सेक्शन 10(5) एग्जाम्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस। मान लीजिए कोई नर्सिंग ऑफिसर्स हमारा कोई LTA क्लेम किए हैं, तो LTA का जितने भी अमाउंट्स आप इधर एग्जाम्शंस के रुपये ले सकते हैं। देन आता है आपका सेक्शन 24B। तो इसमें आप इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इनक्योर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम द पर्पज ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ होम प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड आज डिडक्शन अप टू 2 लाख। मान लीजिए आप होम लोन लिए हैं, तो होम लोन का जितने भी इंटरेस्ट आता है मैक्सिमम 2 लाख, आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो घर में आप फैमिली के साथ आप वो घर में आपको मतलब आप उसी घर में फैमिली के साथ अपना रह रहे हैं, तो ये कंडीशन होता है। तो दूसरा क्या कंडीशन होता है? इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इनक्योर्ड ऑन कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रिपेयर और रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड अप टू 30,000। तो मान लीजिए आप नया घर बना रहे हैं होम लोन लेके, तो अंडर सेक्शन 24B में आप 2 लाख तक इंटरेस्ट पे आपका जितने भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पूरे साल में,
उसका ऊपर मैक्सिमम 2 लाख का आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपका घर है पहले से ही, लेकिन उसी घर में आप उसको कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या फिर कुछ रिपेयर कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप लोन लिए हैं और जितने भी लोन लिए हैं उसका पूरे साल के जितने भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो इंटरेस्ट का मैक्सिमम जो 30,000 आप क्लेम कर सकते हैं। तो इधर आपका आ गया 22 लाख और इधर आपका आ गया 30,000। तो मान लीजिए हम आप कोई भी घर नहीं लिए हैं या फिर कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको लागू नहीं होता है। अगर लेकिन किसी ने अगर होम लोन ले रखा है तो ये इतना 2 लाख या फिर पुराने घर में आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो 30,000 आप क्लेम कर सकते हैं आज एग्जेम्पशंस। आगे देखते हैं। और एक आता है आपका सेक्शन 80 ई। तो उसमें क्या आएगा, डिडक्शंस ऑफ अप टू 50,000 shall be allowed to an individual for interest payable on loan taken for the purpose of acquisition of a house property subject to conditions। क्या क्या कंडीशंस है? लोन सैंक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 26-17, अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड 35 lakhs, वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 50,000। Where deduction has been allowed under this section, no deduction shall be allowed in any other provisions। तो इसमें क्या होगा, अंडर सेक्शन 80 ई। तो इसमें यही बता रहा है कि अगर आप सेक्शन 80 ई पे क्लेम कर रहे हैं तो बाकी कोई भी सेक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 50,000 मैक्सिमम अमाउंट जो है आप इधर क्लेम कर सकते हैं, 50,000 क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 ई। लेकिन इसमें कौन क्लेम कर सकते हैं? जो लोग 2016-17 में लोन लिए हैं और या फिर लोन का अमाउंट 35 लाख का ऊपर नहीं है और वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो 50 लाख का ऊपर नहीं है, तो इसी कंडीशन में आप 50,000 का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो सेक्शन 24 बी या फिर होम लोन का कोई दूसरा सेक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये अभी आपका फ्रेंड्स ये अभी क्लियर हो गया। अभी देखते हैं आप और क्या क्या डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका एग्जेम्पशंस। अभी देखते हैं क्या क्या डिडक्शंस। तो देखिए अंडर सेक्शन 16 आता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये आप लोगों को पता है कि अभी हर फाइनेंशियल ईयर में सब लोगों को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि यूजुअली हमको जो टीए मिलता है यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको हम अलग से क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो टीए है या फिर मेडिकल रीएम्बर्समेंट का कुछ 15,000 अमाउंट, वो भी आप अलग से क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये दोनों को इसका अंदर डाल दिया है अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ये हर किसी को मिल जाता है, ये क्लेम करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही आ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको मिल जाता है कितना, 50,000। तो मैंने आपको बताया था उनका आपका यूनिफॉर्म अलाउंस और एचआरए दोनों एग्जाम्शंस होके कितने अमाउंट हो रहा था, 8, ये हो रहा था 8,75,260। अभी उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 उनको डिडक्शंस मिल गया। तो जितने अमाउंट हो रहा है अभी हो रहा है 8,25,260। देन आता है आपका सेक्शन 16 आई। तो इसमें क्या होता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो आप सब लोगों को पता होगा हमारा हर महीना प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, तो वो हर महीना कुछ 200 रुपया आपका सैलरी से कटता है। तो पूरा साल का हो जाता है 200 इंटू 12, तो करीब 2500 रुपया। तो ये 2500 रुपया आप इधर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये 8,25,260 माइनस 2,500। तो अभी जितना अमाउंट हो रहा है 8,22,760। ये हो गया आपको टोटल इनकम, यानी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज। ये हो गया आपका। अभी देखते हैं आप और क्या क्या डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अभी देखिए अंडर सेक्शन 80 सी आप ईपीएफ, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, टैक्स सेविंग 5 ईयर एफडी फिक्स डिपॉजिट्स, एनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी म्यूचुअल फंड, कोई भी पेंशन प्लान, ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रेन, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द हाउस, होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट, इतने आप 80 सी में क्लेम कर सकते हैं। और उसका मैक्सिमम लिमिट जो है
1,50,000 से। यानी आप कोई भी आपका सेविंग स्कीम किए हैं या फिर पीपीएफ, एनएससी या फिर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस किए हैं उसका प्रीमियम, या फिर दो बच्चों का आप ट्यूशन फी जितने भी दे रहे हैं इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। और मान लीजिए आप कोई नया घर खरीद रहे हैं और वो घर खरीदने का जितने भी स्टाम्प ड्यूटी है या फिर रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप दिखा सकते हैं ये 1.5 लाख का अंदर। और आप मान लीजिए कोई नया घर ले रहे हैं तो वो घर का जितने भी प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हैं पूरे साल में, पूरा साल का जितने भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया तो आप उसी को भी ये 1.5 लाख का अंदर दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने उनका जितने अमाउंट बचा था इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज वो हो रहा था कितना, 8,22,760। तो उसमें से मैंने माइनस कर दिया 1,50,000। तो और बचा अभी कितना, 6,72,760। तो अभी देखते हैं और क्या आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसमें और एक आता है हमारा क्या, अंडर सेक्शन 80 CCD 1, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय टैक्स पेयर टू पेंशन स्कीम। अगर मान लीजिए एनपीएस हमारा जो कट रहा है वो एनपीएस का अमाउंट भी आप इस 1.5 लाख का अंदर दिखा सकते हैं। अभी आप आ रहा है क्या, अंडर सेक्शन 80 CCD 1B, यानी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन। यानी अंडर सेक्शन 80 CCD 1B में आप एक्स्ट्रा 50,000 क्लेम कर सकते हैं जो भी आप एनपीएस में दे कर रहे हैं। यानी एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, वो भी एक नोटिफाइड पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसी में आप जितने भी अमाउंट आपका हर महीना कट रहा है एनपीएस में डिपॉजिट हो रहा है उसी अमाउंट को आप अंडर सेक्शन 80 CCD 1B 50,000 आप दिखा सकते हैं। अगर आप 50,000 इसमें दिखा रहे हैं तो बाकी जितने भी अमाउंट आपका हो रहा है आप 80C में दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी अकाउंट में लिया है 5,747, यानी आपका बेसिक प्लस डीए का जितने अमाउंट हो रहा है उसका 10%। 10% जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 5,747। तो इंटू 12 पूरा 12 महीने का ये अमाउंट आपका हो रहा है कितना, 68,964। लेकिन उसमें से ओनली 50,000 आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। तो बाकी का जितने अमाउंट बच रहा है करीब आपका 10,000 18,964 आप उसको 80C में भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ था कितना, 6,78,760 माइनस 50,000, अभी आपका हो गया 6,22,760। देन आता है आपका क्या, अंडर सेक्शन 80 CCD 2। इसमें क्या है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू पेंशन स्कीम। मानी जैसे आप लोगों का एनपीएस का जितना अमाउंट हर महीना कट रहा है उतना अमाउंट एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है, एम्प्लॉयर उतना अमाउंट डिपॉजिट करता है। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, अभी वो 10% था पहले, अभी 14% हो गया। तो मान लीजिए आपका जितने अमाउंट कट रहा है, आपका कट रहा था कितना, 5,747। तो उसका 10% जो होगा उतना अमाउंट होगा, तो 5,747। लेकिन आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसका 14%, मतलब आपका बेसिक प्लस डीए का 14% आपका एम्प्लॉयर जो है वो जमा कर रहा है। तो आपका 14% हो रहा है बेसिक प्लस डीए का 8,045। तो 8,045 इंटू 12 ये हो रहा है टोटल आपका कितना, 96,549। तो इतना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 2। ये क्या है, जितने अमाउंट आपका एम्प्लॉयर डिपॉजिट कर रहा है अपना पेंशन फंड में। तो आपका अमाउंट बचा था कितना, 6,22,760 माइनस 96,549। तो आपका ये लास्ट अमाउंट कितना बच रहा है, 5,26,211। अभी देखिए और क्या क्या डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। अभी देखिए इधर आपका, और अभी आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मैक्सिमम 25,000 आप दिखा सकते हैं फॉर सेल्फ एंड फैमिली। एंड एक्स्ट्रा आप दिखा सकते हैं फॉर प्रिवेंटिव चेकअप्स 5,000 फॉर सेल्फ एंड फैमिली। तो ये आपको पता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या फिर ईएचएस। हाँ दोस्तों देखिए,
आपका अभी कितना अमाउंट हो रहा था डिडक्शन होने के बाद अंडर सेक्शन 80 CCD 2, आपका हो रहा था अमाउंट 6,22,760। तो अभी आप क्या और दिखा सकते हैं, जैसे अंडर सेक्शन 80D डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मैक्सिमम जो अमाउंट आप दिखा सकते हैं अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस किया होगा तो 25,000 का। और क्या दिखा सकते हैं, फॉर प्रिवेंटिव चेकअप 5,000 मैक्सिमम। तो टोटल आप इधर अंडर सेक्शन 80D टोटल मैक्सिमम 25,000 का क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव चेकअप फॉर सेल्फ एंड फैमिली 5,000। तो इधर मैंने इधर 650 पुट किया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का या फिर EHS का जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स है इनका हर मंथ 650 रुपया कट रहा है उनका। तो 650 इंटू 10 ये हो गया आपका 7,800। तो मैंने इधर माइनस कर दिया 6,22,760 माइनस 7,800। तो ये हो रहा है आपका अमाउंट 6,14,960। लेकिन किसी ने अगर हमारा 80 सेक्शन CCD 2 में अगर किसी ने 96,549 का क्लेम किया होगा तो उनका अमाउंट हो रहा होगा आपका 5,26,211। तो उसमें से मैंने माइनस किया है 7,800। तो आपका फाइनल अमाउंट कितना हो रहा है 5,18,411। ये अमाउंट होगा जिन लोगों ने अंडर सेक्शन 80 CCD 2 में क्लेम किया होगा, यानी एम्प्लॉयर का जितना कंट्रीब्यूशन वो अगर क्लेम किए होंगे तो आपका अमाउंट हो रहा है इतना। लेकिन ये अमाउंट किसका हो रहा है, जो लोग अंडर सेक्शन 80 CCD 2 जितना एम्प्लॉयर आपका डिपॉजिट कर रहा है NPS में, अगर आप उसको नहीं दिखाएंगे तो आपका अमाउंट होगा इतना। तो और क्या क्लेम कर सकते हैं, इधर देखिए अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। मान लीजिए कोई भी नर्सिंग ऑफिसर्स हमारा खुद का एजुकेशन के लिए, खुद का हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिए हैं, तो लोन का जितने भी इंटरेस्ट अमाउंट है उसी को आप सेक्शन 80E में दिखा सकते हैं। पूरा 1 साल का जितना आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है तो वो आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80E में। देन आता है आपका अंडर सेक्शन 80G। ये क्या क्या होता है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। तो आपको सब लोगों को पता होगा कि पिछले साल हम सब लोगों का एक दिन का सैलरी दिया था PM केयर फंड में। तो आप इसी को भी अंडर सेक्शन 80G में दिखा सकते हैं। PM केयर फंड यानी वो भी एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तो आप इसी को दिखा सकते हैं। तो आप पता होगा 1 डे सैलरी टू PM केयर फंड, ये करीब आपका आ रहा है 1,900। तो मैंने अभी इसको माइनस कर दिया। ये अमाउंट जिन लोगों का सेक्शन 80 CCD 1 में 1B में नहीं दिखाए हैं तो उनका माइनस होकर होता है 6,13,060। और ये अमाउंट जिन लोगों ने सेक्शन 80 CCD 2 में क्लेम किए हैं तो 5,18,411 माइनस 1,900। तो आपका हो रहा है कितना 5,16,511। देन आता है आपका क्या, अंडर सेक्शन 80 TTA डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट। तो मान लीजिए आपका जितने भी अमाउंट आपका बैंक में डिपॉजिट अभी है तो उसका ऊपर मान लीजिए कुछ भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो उसी इंटरेस्ट अमाउंट को अगर आपका एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 में डाला होगा कि कि ये बंदा का पूरा सेविंग्स में इतना अमाउंट इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, तो अगर एम्प्लॉयर ने उसको डाला होगा आपका फॉर्म 16 में कि इनको इंटरेस्ट से यानी सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट से मान लीजिए कि 15,000 रुपया मिला है, तो उसी कंडीशन में आप इधर क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 10,000 रुपया अंडर सेक्शन 80 TTA। आप इधर दिखा सकते हैं कि आप 10,000 रुपये का छूट ले सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर ने ऐड नहीं किया है कि यानी या इस बंदा को कोई भी सेविंग्स बैंक का जितना इंटरेस्ट आ रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप नहीं दिखा सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने इधर ऐड किया है, आपको 15,000 इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप इधर 10,000 का
क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम, और 15,000 से 10,000 का बचत ले सकते हैं। तो इधर आपने देखे थे फाइनल अमाउंट हमारा हुआ था, इधर हुआ था हमारा 5,16,511 फॉर दोज जिन लोगों ने सेक्शन 80 CCD 2 में क्लेम किए हैं। एंड ये हो रहा था 6,13,060 जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया था अंडर सेक्शन 80 CCD 2 में। तो फाइनल आपका टोटल टैक्सेबल इनकम जो हो रहा है, इधर देखिए, फॉर 6,13,060 में कि कितना हो रहा है ये अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसका टोटल टैक्सेबल इनकम हो रहा था 6,13,060, तो ये अमाउंट अभी स्प्लिट हो जाएगा 5 लाख प्लस 1,13,060। तो आपको तो पता है 5 लाख जो अमाउंट से, अगर किसी का इनकम 5 लाख से ज़्यादा होता है पर्टिकुलरली फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, तो उनका ऊपर टैक्स लगेगा। अगर किसी का सैलरीड एम्प्लॉय का टोटल टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख होता है, 5 लाख से कम होता है, तो उनका उनका टैक्स जीरो आएगा, यानी कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इधर आप देख लीजिए, ये 5 लाख को मैंने फिर स्प्लिट कर दिया, 2.5 लाख कर दिया और प्लस 2.5 लाख कर दिया। तो ये पहला जो 2.5 लाख होता है ये नॉन टैक्सेबल होता है, लेकिन दूसरा जो 2.5 लाख होता है उसका पर आपको 5% का हिसाब से देना पड़ेगा। और बाकी जो 1,13,000 होता है, यानी आपका टोटल इनकम 5 लाख का ऊपर हो जा रहा है, तो 5 लाख के लिए 5% और 5 लाख ऊपर जितने अमाउंट उसके लिए 20%। तो ये 20% पे देना पड़ेगा 1,13,000 का। तो ये हो गया आपका, ये नॉन टैक्सेबल जीरो हो गया। ये 2,50,000 का ऊपर 5% में ये आ गया आपका 12,500, और ये 1,13,000 का ऊपर 20% पे आपका हो गया 22,612। तो टोटल आपका जितना टैक्स देना पड़ेगा वो आ गया आपका 35,112। लेकिन ये जो अमाउंट होता है हमारा, दूसरा अमाउंट जो होता है 5,16,511, मैं इधर लिख देता हूँ 5,16,511। मैंने इसको भी स्प्लिट किया, 5 लाख प्लस 16,511। तो ये तो पता है आपको 5 लाख का आ गया आपका 12,500, और ये 5% में, और 16,511 का 20% में आपका आ रहा है 3,302। तो ये टोटल हो गया आपका कितना, 15,802। तो अगर किसी ने सेक्शन 80 CCD 2 में क्लेम किया होगा तो उनका टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया आपका 15,802। तो इधर आप देख लीजिए दोस्तों, आप कैसे आपका इनकम टैक्स बचा सकते हैं, और कैसे जितने भी चाहे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करके आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो यूजुअली हमारा एक नर्सिंग ऑफिसर्स का जैसे हर महीना करीब 4,000 या 5,000 उनका इनकम टैक्स कट रहा है हर महीना। तो पूरा साल का मान लीजिए करीब 50,000 उनका इनकम टैक्स डिडक्शन हो रहा है। तो आप अगर ये जितने भी मैंने बताया आप सब लोगों को एग्जम्पशंस या डिडक्शंस, आप अगर ये सभी को क्लेम कर सकते हैं, तो आपका इनकम टैक्स चाहे वो बिल्कुल जीरो का बराबर ही कटे, मतलब आप पूरा का अमाउंट जितने भी आपका कटा है तो पूरा का पूरा अमाउंट आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैंने बताया आप सब लोगों का कैसे आप इनकम टैक्स का जितने भी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस है कैसे अवेल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारा चैनल यानी SNO यानी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे आपको और नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो बता सकें। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को लाइव आपको बताएंगे कैसे ITR रिटर्न फाइल करते हैं। ये हम आपको लाइव डेमो करके बताएंगे कैसे आप खुद आपका ITR रिटर्न कर सकते हैं। थैंक यू।